माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन है और स्प्रेडशीट का काम ये होता है कि किसी भी डाटा को, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो टेक्स्ट हो, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिक डाटा को वो स्टोर करना यानी डाटा एंट्री करना इस एप्लीकेशन के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करना इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट और फिर उसका एनालिसिस करना। तो ये 3 काम होते हैं। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड करता है। टेबुलर फॉर्म से मुराद ये है कि उसके अंदर रोज़ होती हैं और उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, इसके अलावा कुछ और भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं जिनमें गूगल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम शीट्स के नाम से आता है। इस तरह ओपन ऑफिस एक एप्लीकेशन है, ओपन ऑफिस में ये कैल्क के नाम से आता है। बिफोर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोटस 123 के नाम से एक प्रोग्राम आता था जिसने अपने दौर में बड़ा राज किया और वो सबसे मशहूर स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के इंट्रोडक्शन के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसने रिप्लेस कर दिया लोटस 123 को बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, इट्स प्रोडक्टिविटी, पैकेजेस जो इसके साथ इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंक्लूड किए गए, उसकी वजह से लोटस 123 जो है वो ग्रेजुअली मार्केट से आउट हो गया। आजकल जो ज़्यादातर काम है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है। ऑल्दो बहुत सारे लोग गूगल शीट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल गूगल शीट्स के अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है जितनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। इस प्लान के तहत ये होता है कि जो आपको मंथली अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं, जो नए फंक्शंस या फार्मूलाज या इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर डाली जाती हैं या कोई नई प्रोडक्टिविटी के आइटम्स डाले जाते हैं या प्रोडक्टिविटी फीचर्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। मंथली बेसिस पे ये अपडेट होता है। स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑफिस के वर्जन के तौर पे आती हैं, जैसे ऑफिस 97, ऑफिस 2000, उसके अलावा ऑफिस 2008, ऑफिस एक्सपी भी कहते थे, फिर ऑफिस 2010, फिर उसके बाद ऑफिस 2014, फिर 2019 अब चल रहा है। तो उसके अंदर भी अपडेट्स आती हैं, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती जितनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान में आती हैं, जिसको ऑफिस 365 कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हो, कुछ लोग शायद ऑफिस 2019 यूज़ कर रहे हो, 2016 यूज़ कर रहे हो। तो ये कोर्स सबके लिए है। तो हम जो फंक्शंस, जो फार्मूलाज इसके अंदर लगाएंगे, मैं उसके साथ साथ ये बताता जाऊँगा कि इस फंक्शन को या इस फार्मूला को या इस फीचर को पुराने ऑफिस वर्जन में कहाँ पे ढूंढना है, किस जगह पे वो मिलेगा, कैसे उसको करना है, और अगर वो फंक्शन या फीचर पुराने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो उस ऑफिस वर्जन के अंदर सिमिलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोई और फंक्शन या कोई और फार्मूला जो है वो कैसे यूज़ करना है। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि एज सुन एज पॉसिबल आप एटलीस्ट ऑफिस 2016 पे आ जाएं। पुराने ऑफिस को आप छोड़ दें, ऑलरेडी 10-11 साल वो पुराने हो चुके हैं, तो जो नए फंक्शंस हैं उनको यूज़ करें। ऑफिस का जो इंटरफेस है वो इस वक्त आपके सामने है। ऑफिस के इंटरफेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे टॉप पर जो आपको बार नज़र आएगी ऑफिस 365 के अंदर और ऑफिस 2019 के अंदर ये अवेलेबल है। यहाँ पर आपको अपनी बुक का नाम, फाइल का नाम होगा जिसको आप सेव एज करके जो भी उसको नाम देते हैं वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आगे उसके एक्सेल लिखा होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक सर्च बार आती है। सर्च बार ये आपको बताती है कि अगर आपको कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा या आपको मालूम नहीं कि रिबन में वो किस जगह पे है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो आपने यहाँ पे बोल्ड टाइप किया। जैसे ही आपने किया तो वो उस एक तो वहाँ से कमांड एग्जीक्यूट भी होगी और दूसरा आपको यहाँ से नज़र भी आ गया कि बोल्ड किस जगह पर है। सिमिलरली अगर आप कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं वो भी आप सर्च कर सकते हैं। कोई फाइल ढूंढना चाह रहे हैं वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये सर्च बार मल्टीपर्पस है और बड़ी हेल्पफुल होती है अगर आप न्यू लर्नर हैं और आपको अभी तक रिबन में मौजूद कमांड्स का नहीं पता है।
रिबन को हम बाद में देखते हैं कि रिबन क्या होता है। यहाँ पे अगर आप ऑफिस सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम वगैरह आ जाएगा और सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या आते हैं। जो नेक्स्ट बटन है ये रिबन के डिस्प्ले का है कि रिबन को आप हाइड करना चाह रहे हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। एक ऑटो हाइड रिबन, इसका मतलब ये है कि ये जो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो हाइड रिबन में तो रिबन सारे का सारा जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और आपका वर्क एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं जिनकी ऑफिस के ऊपर काफ़ी ग्रिप है और जिनको शॉर्टकट कीज पता है, तो वो ये सामने रिबन को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद उनकी वर्क स्पेस बढ़ जाती है। रिबन मिनिमाइज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि रिबन आपको नज़र आए तो आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पे लेके जाएं। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स ये नज़र आ रहे हैं, इन पे एक दफ़ा क्लिक करें तो ये आपके पास दोबारा से रिबन आ गया। उसके बाद जब आप वापस शीट में क्लिक करेंगे तो रिबन वापस चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिबन परमानेंटली वापस आ जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन आप वापस ओरिजिनल हालत में जैसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स हैं उस तरह से ये वापस आ जाता है। तीसरा ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है शो टैब्स। शो टैब्स में ये सिर्फ आपको टैब्स दिखाएगा और जो नीचे कमांड्स हैं वो गायब हो जाएंगी। अब जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब वापस शीट के अंदर क्लिक करेंगे तो वापस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट यूज़र के लिए जिनको शॉर्टकट कीज ऐसा इतनी ज़्यादा याद नहीं या हर चीज़ की याद नहीं तो वो टैब्स को सामने रख सकते हैं। वर्क एरिया अब भी बढ़ गया है, स्क्रीन स्पेस अब ज़्यादा बढ़ गई है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपके पास टैब्स मौजूद हैं। तो जैसे ही आपने कोई काम करना है आप उस टैब पे क्लिक करें, वो कमांड एक्सिक्यूट करें एंड देन वापस क्लिक करें तो वो गायब हो जाएगा। फॉर नाउ हम इसको शो टैब्स एंड कमांड पे रखते हैं। इसके नीचे जो ये वाला एरिया है इस एरिया को कहते हैं रिबन। रिबन के 2 मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है जो ये ऊपर टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये आपके पास थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैंने अपने एक्सेल को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने काम को आसान करने के लिए। और अब दो के मैंने इसको वापस नॉर्मलाइज किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइड की हैं ताकि हम जो है वो सारे एक पेज पे वो काम करते हो। लेकिन इवन देन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये कुछ यहाँ व्यू तक आपके पास लाजमी आ रहा होगा। ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम कहते हैं टैब्स। जब मैं बोलता हूँ कि होम टैब तो इसका मतलब है क्लिक ऑन होम टैब का मतलब है कि होम पे जाके क्लिक करें। मैं कहूँ इंसर्ट टैब पे क्लिक करें या इंसर्ट टैब में चेक करें तो आपने इंसर्ट टैब में जाना है और वहाँ पर आप नीचे ये कुछ चीज़ें चेक करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो इसका ये जो नीचे आ रहा होता है इसको आप कहते हैं कमांड ग्रुप्स या कमांड्स। अच्छा, अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको जब जैसे होम की टैब पे इस वक्त मैंने क्लिक किया हो तो आपको ये वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है। एक यहाँ पे नज़र आ रही है, एक यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एक यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह ये हर टैब में आपको नज़र आएंगे। जैसे फार्मूला की टैब में जाएं तो देखें ये FX के बाद एक वर्टिकल लाइन है, ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। इनको हम कहते हैं ये सेपरेटर्स हैं, ठीक है। और जो सेपरेटर के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं ये कमांड ग्रुप्स हैं। कमांड ग्रुप्स, ये जैसे ये कमांड ग्रुप है, इसका नाम लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। ये कमांड ग्रुप है, इसका नाम लिखा हुआ है फॉन्ट। तो कमांड ग्रुप का मतलब है कि सिमिलर जो कमांड्स हैं उनको एक जगह ग्रुप कर दिया गया है। जैसे ये क्लिपबोर्ड से रेलिवेंट जितनी कमांड है उनको ग्रुप कर दिया गया और दरमियान में सेपरेटर डाल दिया गया। फिर अगला जो फॉन्ट का ग्रुप है, फॉन्ट के ग्रुप में सारी चीज़ें फॉन्ट से रेलिवेंट हैं। जैसे फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का फेस है, उसका साइज़ आप इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन एटसेट्रा, या डबल अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन नज़र आ जाएगा। इसी तरह बॉर्डर्स लगाने एटसेट्रा, ये फॉन्ट से रेलिवेंट है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो अलाइनमेंट से रेलिवेंट है। यानी कमांड ग्रुप का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा और उससे रेलिवेंट जितनी कमांड्स हैं वो 2 सेपरेटर्स के बीच में होंगी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ कमांड ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके नीचे आपको ये डायगोनल एरो नज़र आएगा और कुछ ऐसे हैं जिनमें ये नहीं होता। अच्छा, जिनमें ये एरो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप इस एरो के ऊपर माउस कर्सर ले जाके इसको क्लिक करेंगे तो इसका एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे ये।
फॉर्मेट सेल्स में आ गए तो उसने फॉन्ट का जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे कर दिया, तो आप एक ही दफ़ा में यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं जो कि आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होते, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कमांड ग्रुप्स में जो कमांड्स हैं उसमें डिफरेंट जगह पे आपको ये डाउन एरो सा नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी कमांड के साथ ये लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि पेस्ट के अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं और फिर पेस्ट स्पेशल का एक पूरा डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है। इसी तरह जब कॉपी पिक के साथ है तो कॉपी के अंदर सिंपल कॉपी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर आप अपने डाटा को एज ए पिक्चर कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द कॉपी, इसके साथ जो ये एरोसा बना हुआ है डाउन वर्ड बना हुआ है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके सारे ऑप्शन ये नज़र आ जाएंगे। जैसे ये अंडरलाइन है, नॉर्मली लोगों को अंडरलाइन करते देखा है, लेकिन डबल अंडरलाइन अगर करना है तो वो फिर यहाँ से जाके कर रहे होते हैं, लेकिन डबल अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह ये फॉन्ट के कलर्स हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से नोट करनी है, इनकी शक्ल नोट करनी है कि क्या क्या चीज़ें, क्या ये डायगनल एरो बना हुआ है, डायगनल एरो बना हुआ है तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर उसके साथ सिंगल एरो बना हुआ है जो कि शो करता है कि फर्दर इस कमांड की वेरिएशंस यहाँ पे मौजूद है, तो रिबन के अंदर जाके आपने ये काम करना है। रिबन के अंदर एक और चीज़ जो इस साइड पे आपको नज़र आती है, एक शेयर का है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसको हम फिर डिटेल में देखेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे शेयर करते हैं या कमेंट्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी की फ़ाइल आई है, आपने उसको रिव्यू किया और आप उसके ऊपर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे। इससे नीचे जो अब एरिया यहाँ पर आ गया रिबन को ख़त्म करने के बाद, ये एरिया जो है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार या QAT। क्विक एक्सेस टूल बार ये है कि आप अपनी कमांड जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्विक एक्सेस में रख लें। आपके पास ये क्विक एक्सेस टूल बार शायद यहाँ पे ना आ रही हो, क्योंकि इसके साथ जो ये एरो है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक आती है शो अबव द रिबन। आप लोगों के पास ये यहाँ पे नज़र आ रही होगी अगर आपने कस्टमाइज नहीं किया हुआ इसको। तो अब इसके अंदर आपको शायद इतनी ज़्यादा कमांड्स भी नज़र आ रही हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेव, अनडू और रीडू के ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर स्पेल चेक और पेंट ब्रश और अदर जो कमांड्स है वो भी डाली हुई हैं। कोई भी कमांड आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो कमांड आप बार बार यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये समझते हैं कि आप ने बार बार किसी चीज़ को बोल्ड करना है, वैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ बोल्ड के ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। बोल्ड के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। तो अब आप यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखेंगे और आप चाहते हैं कि मैंने इसको बोल्ड करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू, सपोज आप फार्मूला के टैब में, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू होम टैब एंड देन प्रेसिंग द बोल्ड बटन, आपके पास चूंकि बोल्ड यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो बोल्ड आ जाएगा। इसका एक और फ़ायदा भी है जो कि कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त अपने कीबोर्ड के ऊपर आल्ट का बटन प्रेस करें, आल्ट का बटन प्रेस करें, सिंपल प्रेस करके छोड़ दें, या फिर अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन का बटन प्रेस करें। जब आप ऑप्शन का बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये शॉर्टकट की सारी बताएगा। जैसे सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार में जाते हैं, या 1 2 3 4 5 जिस तरतीब में आपने ये लगाए होंगे, आप इसकी तरतीब चेंज भी कर सकते हैं कि बोल्ड जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए। तो सिंपली आप Alt 1 प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड आ जाएगा अगर सबसे पहली कमांड बोल्ड की है। Alt 1 का मतलब है वो ऑटो सेव कर देगा, Alt 2 का मतलब है वो सेव कर दे, Alt 3 का मतलब है जैसे ये देखें अनडू कर दे। तो ये नंबरिंग कर दी है उस तरतीब से, उसने 9 के बाद फिर वो 0 9 0 8 0 7 इस तरह करना शुरू कर देता है, या फिर इसको 0B कर दिया उसने, या देखिए कंट्रोल B तो आपके पास ऑलरेडी पुरानी कमांड है, आप यूज़ करते हैं, लेकिन बोल्ड के अलावा भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि आपको शॉर्टकट की में चाहिए होती है, तो आप शॉर्टकट की कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी। उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ले आएँ, उसकी नंबरिंग डिफाइन करें किस जगह पे मैंने उसको प्लेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बोल्ड है ये इधर सेव के बटन के फ़ौरन बाद आ जाए, तो अब यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है।
क्लिक करने के बाद आप देखें ये इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, कमांड्स यूज़ होती हैं, वो उसने यहाँ पे पहले ही दी हुई हैं। आप चेक करेंगे तो ये वहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन ऐसे करते करते आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है मोर कमांड्स। मोर कमांड्स में जब आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें जो इस तरफ को फ़िलहाल छोड़ दें, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होगा। क्विक एक्सेस टूल बार में जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ की। अब सपोज ऑटो सेव है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना मुझे नहीं चाहिए, तो इधर आपके पास ऐड और रिमूव है। अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो ऑटो सेव खत्म हो गया। अब मैं ये चाह रहा था कि बोल्ड ये जो सबसे एंड पे ये टॉप पर आ जाए, तो जब बोल्ड को इधर सिलेक्ट किया उसके बाद ये अप एरो की इसको प्रेस करता गया, तो ये देखिए मल्टीपल प्रेस के बाद ये टॉप पे पहुंच गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखिए ये बोल्ड यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ या ऑप्शन का बटन प्रेस करता हूँ तो ये alt1 एक कमांड है जो इसको बोल्ड कर देगी टेक्स्ट को या नंबर को। अब जैसे यहाँ पर इस्लामाबाद लिखा हो ऑलरेडी बोल्ड है। आपको पता है बोल्ड जो है वो टॉगल कमांड है, यानी एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो वापस जो है वो रेगुलर के ऊपर चला जाएगा। तो अब मैं alt1 प्रेस करता हूँ, ये देखें उसने उसको रेगुलर कर दिया, दोबारा alt1 प्रेस किया उसने उसको बोल्ड कर दिया। तो शॉर्टकट कीज़ यहाँ से ये बनती है। शॉर्टकट कीज़ का दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप इसी तरह ऑल्ट प्रेस करते हैं तो आप शॉर्टकट कीज़ याद करना चाह रहे हैं, तो आप देखें ऑल्ट के बाद कोई कमांड है जो कि होम की टैब में पड़ी है। सपोज़ आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी शीट के अंदर मैंने एक रो को डिलीट करना है, तो वो कैसे करना है, तो वो एक्चुअली होम की टैब में यहाँ पे डिलीट होता है और ये शीट रोज होता है, डिलीट शीट रोज। ये हम क्लिक करते हैं तो शीट रो डिलीट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और मैं ये शीट रो को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आके डिलीट शीट रोज करता हूँ तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट होगी। फिलहाल इसको कमांड सी करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी शॉर्टकट की बताओ। अब इसकी शॉर्टकट की सीखने का एक तरीका है, आप ऑप्शन प्रेस करें या मैं ऑप्शन इसलिए बोलता क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। जब भी मैं गलती से भी अगर ऑप्शन बोल दूँ तो इट मीन्स आल्ट। तो आल्ट प्रेस करें। आल्ट प्रेस करने के बाद आप देखें ये कमांड जो है वो होम की टैब में है, तो होम की टैब में इस वक्त एच लिखा आ रहा है, तो मैं एच प्रेस करता हूँ। जब मैं एच प्रेस करता हूँ तो एच के यानी होम टैब के अंदर जितनी कमांड्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ गई। अब मैंने आना है यहाँ पर इस जगह पर, तो ऑल्ट एच, अब मैं डी प्रेस करूँगा। जब मैं डी प्रेस करूँगा तो उसके नीचे लिखा आ रहा है डिलीट शीट रोज यानी आर, तो ऑल्ट एच डी आर। तो ये ऑल्ट एच डी आर जो है ये आपके इस रो को डिलीट कर देगा। अब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ऑल्ट एच डी आर, और ये रो डिलीट होगी। तो शॉर्टकट कीज़ आपने ऐसे खुद से सीखनी है। कोई भी कमांड आपको चाहिए सीखने के लिए आप उस पर अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करेंगे और फिर आप वहाँ पे रेलेवेंट मेन्यू के अंदर जाके देख लेंगे कि उसकी शॉर्टकट की क्या है। एक्सेल आपको खुद सिखाएगा। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये नीचे आपके पास आ रही है। इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। ये किसी चीज़ का एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है। घर का एड्रेस कैसे होता है कि आपने किसी को समझाना है तो आप ये बताएंगे कि भाई अगर आपने किसी को समझाना है और वो आपके ही सिटी में रहता है तो आप उसको सिंपली एक अपना सेक्टर या स्ट्रीट नंबर और घर नंबर बताएंगे। तो अगर वो आपके शहर में नहीं रहता तो आप उसको शहर का नाम भी बताएंगे। अगर वो आपके मुल्क में नहीं रहता तो आप अपने मुल्क का नाम भी बताएंगे या प्रोविंस का नाम भी बताएंगे। तो अगर आप एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एक एप्लीकेशन है, इसको वर्ल्ड समझें तो जितनी भी आप इसके अंदर फाइल्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक को आप कंट्री समझ लें। ये मेरी अपनी एक समझाने का एक तरीका है, आप ज़रूरी नहीं इसको ऐसे समझें। अगर आपको कुछ चीज़ ईजी लगती है तो आप उस तरह से समझ लें। वर्कबुक्स को आप कंट्री समझ लें, फाइल्स को कंट्री समझ लें। ये जो नीचे शीट्स होती हैं, डिफरेंट शीट्स होती हैं, एक वर्कबुक के अंदर आप ढेर सारी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इनको आप सिटी समझ लें। और ये जो है ना फिर आपका एड्रेस होता है, स्ट्रीट। आप ये जो ABCD है इसको आप स्ट्रीट समझ लें, और ये जो 1 2 3 है इसको आप हाउस नंबर समझ लें।
तो ये जो है, अगर मैं इसका एड्रेस बताना चाहूँ इस वक्त जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा माई कंट्री इज़ बुक 1, माई सिटी इज़ शीट 1, माई स्ट्रीट इज़ बी एंड माई हाउस नंबर इज़ 2, देन दिस इज़ द एड्रेस। तो नेम बॉक्स ये। अच्छा, नेम बॉक्स का एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप इस एड्रेस को बाय नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि हाँ, आप बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं जो कि अपने नाम की वजह से मशहूर हैं। अब जैसे माल रोड है लाहौर के अंदर, तारिक रोड है कराची के अंदर, इस्लामाबाद में जो है वो श्रीनगर हाईवे है, या डिफरेंट स्ट्रीट के नाम होते हैं या घरों के नाम होते हैं। जैसे वो कहते हैं जी काशाना है फलाना, और नाम के साथ विला एट्सेट्रा, या सेंटोरस, या हबीब बैंक की बिल्डिंग, या इस तरह। अब उसका एड्रेस जो होता है वो एग्जैक्टली शायद किसी को ना याद हो, लेकिन वो अपने नाम से ज़्यादा मशहूर होती है। तो इस एड्रेस जो किसी सेल का होता है, इसका भी आप एक नाम रख सकते हैं। और इसका नाम रखना जो है वो थोड़ी सी टेक्निक है, लेकिन फॉर नाउ आप यहाँ से याद रखें कि आप किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे इस सेल में एक डाटा एंटर है 2, इसमें एंटर है 3, और आप इसका टोटल करना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो इस वक्त ये लिखा रहा है कि B2 जो सेल एड्रेस है वहाँ पे जो डाटा है वो आप पिक कर लें, फिर उसमें प्लस कर दें जो सेल B3 के अंदर डाटा है। वो दोनों डाटा वो उठाएगा, पहले वो देखेगा B2 में क्या लिखा हुआ, फिर वो देखेगा B3 में क्या लिखा हुआ, और दोनों के दरमियान वो ऑपरेशन कर देगा जो हमने उससे बताया, ये 5 लिख देगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो सेल 2 है इसका एड्रेस है B2, आप चाहते हैं कि इसका जो है मैं वो कोई नाम रख दूं, तो आपने जिस सेल का भी नाम रखना है, इंस्टेड ऑफ इट्स एड्रेस आप उसको किसी नाम से बुलाना चाहते हैं, उस सेल को आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप क्लिक करें ये नेम बॉक्स के अंदर, तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको नजर आएगा कि ये ब्लू हो गया है। अगर ये नहीं भी होता, जैसे अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो अब ये नहीं हो रहा, तो आप इसको ड्रैग करके ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप कोई नाम टाइप कर दें उसका। जैसे मैं ये इसको सेल्स पेशावर कह देता हूँ कि ये सपोज मेरी पेशावर की सेल्स है। अच्छा, इसके बीच में मैंने ये अंडरस्कोर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो नाम रखना होता है, इस नाम की कुछ कन्वेंशंस हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी नाम रख लें। इसको फ़िलहाल आप ये समझें जिस तरह मैं नाम रख रहा हूँ उस तरह से रखें। जब हम नेमिंग सेल नेमिंग पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा सेल का नाम कैसे रखना है, चेंज कैसे करना है, या फिर उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इस वक्त आप इसको एग्जैक्टली ऐसे रख लें। आप जब नाम टाइप कर लें उसके बाद आप एंटर प्रेस करें। अब इस सेल का नाम जो है वो सेल्स पेशावर हो गया। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ B2 की बजाय सेल्स पेशावर लिखा आएगा। अब इस सेल को हम जैसे इसका नाम जो है वो हम सेल्स अंडरस्कोर कराची लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब ये दो चीज़ें आ गई। ये जो सेल है इसका नाम हमने कहा कि ये कराची की सेल्स हैं, ये जो है ये पेशावर की सेल्स हैं। अब कोई अगर आपसे कहे कि भाई आप किसी और शीट में मौजूद है, ठीक है, और कोई आपको कहता है कि कराची और पेशावर की जो सेल्स है उनको ज़रा ऐड करके बताओ कितनी बनती हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं इज इक्वल टू सेल्स। जो ही आप सेल्स SAL लिखा है तो वो सेल्स कराची आ गया। यहाँ पे आप जब वो ब्लू है, अगर आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा, अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने टैब प्रेस करना है, वो सारे का सारा खुद टाइप हो जाएगा। फिर आप कहते हैं प्लस, इसमें मैंने करना है सेल्स, दोबारा सेल्स लिखा, कराची की सेल्स प्लस पेशावर की सेल्स, तो ये आपके पास आ गया। अब इस नाम रखने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे सिंपली ये काम करना होता तो मुझे इज इक्वल टू करके वापस इस शीट पे क्लिक करके इस सेल को सेलेक्ट करना है, फिर प्लस टाइप करना है और फिर वापस इस शीट पे आना है। तो ये जो जंपिंग अराउंड है इससे आप बच सकते हैं। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर और डाटा एनालिसिस के अंदर। हमने जो नेम मैनेजर है उसको यूज़ करना है, हमने उसके थ्रू ये नाम रखने हैं, बट ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये अपनी जगह पे एक पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ रही है वो अच्छा, इसका साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये आपके पास डबल हेडेड एरो आ जाता है। इसको आप लेफ़्ट क्लिक करके
लेफ्ट क्लिक आपने दबाए रखना है और ड्रैग करना है, तो ये इसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक क्रॉस है, एक टिक है, फिर FX लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। ये जो है इसको हम कहते हैं इंसर्ट फंक्शन। अगर आपने कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कहाँ पर होते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन इंसर्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर बिगिनर्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जब आप थोड़ा सा सीख जाते हैं तो आपको फंक्शन यहाँ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको याद होते हैं, आप सीधे यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार जो है वो फार्मूला बार के अंदर अगर आपको डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो डाटा यहाँ पर आता है, डायरेक्टली नज़र आता है। अगर आपको फार्मूला लिख रहे हैं तो वो फार्मूला आता है। अच्छा, फार्मूला या फंक्शन जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। अभी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका फंक्शन बड़ा है तो वो यहाँ तक आ जाता है। वो बहुत कम लोग ऐसे यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में, लेकिन हमें यूज़ करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल से डाटा ला के पार करना है तो वो यहाँ पर हो जाता है। इसके अंदर एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे जब अपना माउस कर्सर लेके आएंगे इसकी लाइन के ऊपर, बॉटम लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे फिर वो डबल हेडेड एरो बन जाता है। इसको आप ड्रैग डाउन कर लें तो देखें ये आपके पास इसका एरिया बढ़ गया। आप इजीली यहाँ पे फार्मूले लगा सकते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ मल्टी लाइन फार्मूलाज हम लगाएंगे। इस वक्त ये बताना सिर्फ ये है कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इसने एरिया कैसे बढ़ाया है। इसके बाद जो नीचे ये एरिया आ जाता है ये आपका मेन वर्क एरिया है। ये ABCD लिखा हुआ है और 1 2 3 लिखा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन ऑफ एक्सेल ये जो काउंटिंग लिखी हुई है ये कहीं पे जाके रुकेगी। कुछ लोगों के लिए ये काउंटिंग जो है वो 16,384 पे रुक जाएगी, कुछ लोगों के लिए 1,48,576 पे रुकेगी। इसी तरह जो ये ABCD लिखी हुई है किसी की कहीं पे रुकेगी, किसी की कहीं पे रुकेगी। लेकिन ऑफिस 2016 ऑनवर्ड जो है वो सबके पास ये रोज एंड कॉलम्स। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ABCD है इसको आप स्ट्रीट समझ लें, ये जो 1 2 3 है इसको आप हाउस नंबर समझ लें। अब आपको ये इसका एग्जैक्ट नाम बता रहा हूँ। ये जो ABCD है अल्फ़ाबेट्स है, इनको हम कहते हैं ये कॉलम्स है। जैसे ये कॉलम F है, जब आप F के ऊपर अपना माउस लेकर आएंगे तो आपको ये ब्लैक डाउनवर्ड हेडिंग एरो नज़र आएगा। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इसने पूरा F कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सारे सेल आपको ग्रे नज़र आते हैं सिवाय फर्स्ट वन के, ये वाइट है। ये जो फर्स्ट वन है जो वाइट होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल, और ये जो है ग्रे होते हैं इसको हम कहते हैं सिलेक्टेड सेल। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सेल एंड सिलेक्टेड सेल्स। तो एक्टिव सेल जो है F1 है और वही आपको यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर नजर आएगा। इसी तरह जब आप 7 पे या 8 पे या इधर किसी नंबर पे आएंगे यहाँ फिर वही आपको अब राइट साइड पे वो एरो जा रहा है ब्लैक वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रो सेलेक्ट होगी, पूरी रो 8 सेलेक्ट होगी। तो इसमें उस देख लें एक्टिव सेल 8 है, यानी कॉलम A में जो 8th रो है उसका सेल एक्टिव है। एक्टिव से मुराद कि अगर मैं कुछ टाइप करूंगा तो वो अब इसके अंदर टाइप होगा। ये देखें, अब जब मैं टाइप करके टैब प्रेस करूंगा तो अब एक्टिव सेल जो है वो दूसरा हो गया, ये सिर्फ सिलेक्टेड सेल रह गया। अब देखें यहाँ पे B8 आ गया। अब मैं टाइप करूंगा तो वो B8 में टाइप होगा, फिर टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कुछ टाइप होगा। तो एक्टिव सेल और सिलेक्टेड सेल में आपने डिफरेंस रखना है। जहां पे भी एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, जैसे हम कहते हैं रो, ये कॉलम H को सिलेक्ट किया और ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके इनफैक्ट यहाँ पे रो 14 पे क्लिक किया। तो अब देखें इसका इंटरसेक्शन क्या है, कहाँ पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहे। ये जो इस वक्त डार्क ग्रेड सेल है ये इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉलम एंड दिस रो है। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है उसको हम कहते हैं ये सेल है। सेल का एड्रेस होता है जो कि हमने पहले भी बताया है। एड्रेस में हमेशा पहले कॉलम लिखा जाता है, कॉलम का एड्रेस लिखा जाता है, बाद में रो लिखा जाता है। ये इस वक्त जो सेल सिलेक्टेड है वो बता रहा है कि आप सेल नंबर कॉलम नंबर H और रो नंबर 14 में, अगर आप किसी और सेल में जाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैं सेल K17 पे जाना चाह रहा हूँ
और वो सेल अभी तो आपको यहाँ से ढूंढने में आपको ये लगता है ओके K17 ये है, ठीक है, K17 लिखा गया, लेकिन अगर आपने कहीं और क्लिक किया और वो दूर है और वो नीचे है कहीं आगे, जैसे हम कहते हैं मैं सेल K250 देखना चाह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे K250 लिखें, एंटर प्रेस करें, तो ये आपको K250 पे ले जाएगा। ये देखें कॉलम K में है, रो 250 में है, तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख के उस एड्रेस पे डायरेक्टली पहुंच भी सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके एक्सेल के वर्जन के अंदर टोटल कितनी रोज हैं और टोटल कितने कॉलम्स हैं, तो आप ये जो ABCD लिखा हुआ और 1 2 3 लिखा हुआ, इनके इंटरसेक्शन पे ये एक ट्रायंगल बनी हुई है। इस ट्रायंगल पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें और लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखें, उसको छोड़ना नहीं है आपने। ये देखिए पूरी उसने जितने भी सेल हैं वो सारे सेलेक्ट कर लिए। बिफोर डूइंग दैट मुझे थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज करना। ओके, नाउ लेट्स क्लिक अगेन। अब यहाँ पे आपको ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है 1,48,576 R, ये 1048576 R। इसका मतलब है कि आपके जो ये एक्सेल का वर्जन है इसमें R जो है वो इतनी है। R मीन्स रोज, यानी आप कि एक्सेल के अंदर 1,48,576 रोज हैं, और C मीन्स कॉलम, तो मल्टीप्लाइड बाई लिखा हुआ है या टाइम्स 16,384। इसका मतलब है कि 16,384 कॉलम्स हैं इस शीट के अंदर। तो ये आप अपने एक्सेल का वर्जन, आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे या गूगल करके भी देख सकते हैं कि इस वर्जन के अंदर कितनी रोज एंड कॉलम है, लेकिन इसका फौरी तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद प्रेस करके रखें, लेफ्ट क्लिक एंड प्रेस, तो आपको यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स नजर आ जाएंगे नेम बॉक्स के अंदर। अच्छा, लास्ट चीज जो इसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं वो है ये वाला एरिया जो इसके बॉटम पे आता है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो आपके पास शीट टैब्स आती हैं, ये शीट 1 है, शीट 2, शीट 3, जितनी शीट्स आप इंसर्ट करते जाएं। शीट्स के नाम जो हैं वो पहले तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है शीट 1 2 3 4 5 इस तरह से आते रहेंगे, लेकिन आप शीट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे शीट 5 का नाम चेंज करके मैंने कराची रखना है, तो मैं शीट 5 के ऊपर ये डबल क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये ग्रे होके सिलेक्ट होगी। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कराची, तो ये शीट का नाम कराची हो गया। इस तरह लाहौर, इस्लामाबाद, या आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या कुछ भी आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट बना सकते हैं, इस जगह पे आप P&L बना सकते हैं, इधर कैश फ्लो बना सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, अजम्पशंस यहाँ पे लिख सकते हैं एटसेट्रा। तो इस शीट का नाम चेंज करना ऐसे है। फिर शीट का कलर भी चेंज हो सकता है। इस वक्त सारे देखें ये सारे एक जैसे कलर हैं, लेकिन अगर आप शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैब कलर पे आए, तो टैब कलर में आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी आप अपना फेवरेट कलर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अभी अपेरेंटली आपको नहीं लग रहा कि इसका कलर चेंज होगा, लेकिन आप जब किसी और शीट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टैब का कलर चेंज हो चुका है। शीट्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। शीट इंसर्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, कितनी किस्म की शीट्स होती हैं वो हम फिर आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको यहाँ तक समझें कि शीट्स ऐसे इंसर्ट की जा सकती हैं। उसके अलावा इसमें ये आपको स्क्रॉल, आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल यहाँ पे नज़र आ रहा है। हॉरिजेंटल स्क्रॉल को अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही आके यहाँ पे आके कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आप ये देखें, यहाँ ये एरिया देखते जाएं। इस वक्त ये दोनों एरोस ग्रे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा कि कुछ शीट टैब हाइड हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस वक्त ग्रीन हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब आप शीट टैब्स को भी यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें शीट 4 यहाँ पर आ गई। तो आप अपनी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी शीट टैब्स कितनी नज़र आए। अगर आपकी ज़्यादा शीट्स होंगी तो वो फिर इसके पीछे जब हाइड होंगी तो फिर ये एरोज यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद जो नीचे एरिया है यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी। मेरी चीज़ें फ़िलहाल डिफरेंट है, सॉरी इसको नॉर्मलाइज करना मैं भूल गया।
लेकिन अगर आपने इसको नॉर्मलाइज करना है तो सबसे पहले आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक इस स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स को ऑन किया हुआ है और एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मिन मैक्सिमम, तो ये आई डोंट नो कि आपके पास इस वक्त किस तरह से आ रही है, लेकिन ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। रेडी, इस वक्त रेडी का मतलब है कि सेल रेडी है टू बी एंटर्ड सम डाटा इनटू इट। और यहाँ पर जो आपके पास स्टेटस आ रहा होगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा जा सकता है और उसकी क्या क्या मतलब होते हैं, लेकिन जब भी आप काम कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ कैलकुलेट लिखा ना आए। कैलकुलेट लिखा आए इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी शीट को गौर से देखना है, या सर्कुलर रेफरेंस लिखा है तो वो हमने देखना है। इसके राइट साइड पे अगर आए तो यहाँ पे आपको शीट के व्यूज़ मिल जाते हैं। 3 मेन व्यूज़ मिलते हैं। एक है आपके पास ये नॉर्मल व्यू जो इस वक्त ऑन है क्योंकि ये ग्रेड है। दूसरा जो इसका व्यू है पेज लेआउट का है। पेज लेआउट ऐसे ही होता है जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये प्रिंट प्रीव्यू टाइप सा होता है कि आपका एक पेज जो है वो ये आ रहा है, पेज का हेडर भी यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह फुटर भी यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा एक पेज का डाटा आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ये तीसरा ऑप्शन जो है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपके पेज के ऊपर कैसे डाटा आ रहा है। सपोज आप इसको, पहले मैं नॉर्मल पे आके यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो आपको बता रहा है कि ये वाला डाटा तो आपको पेज 1 पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ये पेज 1 की रेंज से बाहर है तो यहाँ पे ये पेज 2 आएगा। इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको जूम ही बताना है। ये देखिए ये वाला एरिया पेज 1 में आ रहा है, ये वाला एरिया पेज 2 में आ रहा है। तो ये एक इजी सा मेथड है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं प्रिंटिंग जब आपको बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पे। उसके साथ नेक्स्ट जो चीज़ अभी अभी मैंने की है, इसको पहले मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ। इसके साथ मैंने ये स्लाइडर बना हुआ है, एक तरफ प्लस लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ। माइनस करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, प्लस करेंगे तो जूम इन होता जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट स्लाइडर पे जाके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप एग्जैक्ट जूम चाह रहे हैं कि सपोज मुझे 135% चाहिए, तो एक तो तरीका ये है कि आप बार बार यहाँ पे प्लस करते जाएं तो 135 पे, फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करके उसको सेट करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप यहाँ पे जहाँ 130 लिखा हो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक जूम का मैग्निफिकेशन ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो लास्ट चीज़ है वो है कस्टम साइज। तो यहाँ पर आप 135 प्रेस करके ओके प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट 135% आ जाएगा। ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ डाटा है, जैसे मैंने अब इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे इस वक्त ये बता रहा है कि इन तीनों सेल का सम जो है वो 10 है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर या स्टेटस बार पे कहीं भी, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ये कि आप इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं। उसको क्लिक किया तो एवरेज सेलेक्ट होगी, काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मीन, मैक्स, और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो जब आपको अगर फौरी तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं उसके डाटा के वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 5 है, सम 10 है, एवरेज ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा जो है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सेल मोड जो है वो रेडी है, वो किस मोड में है, जैसे एडिट मोड में रेडी है, एंटर मोड में है, फ्लैश, ये सारी चीज़ें वैसे बाद में आपको पढ़ाने वाली हैं। तो हम ये बाद में जब इस जगह पर आएंगे, ये टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ से ये इनकी हर एक की प्रोडक्टिविटी बताऊंगा कि क्या है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके इंटरफेस का। रिबन को कस्टमाइज़ कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपने अपने काम को इजी कैसे करना है, आपने अपने काम जो आप डेली करते हैं उसको स्पीड अप कैसे करना है, और रिबन को अपने हिसाब से एडजस्ट कैसे करना है। कौन सी कमांड्स हैं जो रिबन में नहीं हैं
हम अक्सर ये समझते रहते हैं कि ये सारा एक्सेल यहाँ पर है जो इधर मेरे सामने आ रहा है, लेकिन रिबन के अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो एक्सेल कर सकता है लेकिन रिबन के अंदर नहीं है। वो कैसे लेकर आनी है, ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।